अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। मैं एक बड़े अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ मैं और मुखातिब होना चाहता हूँ जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। और मैंने कभी उनके बारे में वीडियो नहीं बनाई या उनके जो पॉलिटिकल ख्यालात हैं इसके बारे में कभी इजहार नहीं किया। ज़िंदगी में 1-2 मरतबा सिर्फ उनके बारे में बात की और वो मैंने इसलिए बात की कि मैंने उनसे सीखा। और ये एक्चुअली मुझे आज इसलिए बात करनी पड़ रही है कि मैं एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था और हम गाड़ी में जितने लोग मौजूद थे उनमें अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वालों की थी और अचानक उनका एक क्लिप जो है वो चल गया और उनका जो क्लिप है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल बातें थी। वो बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए और इंजीनियर साहब को कुछ चीज़ों के हक़ाइक़ बताने चाहिए। देखिए मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मैं उनका फॉलोअर रहा हूं और मैं उनको सुनता रहा हूं। मैंने जब बाकायदा नमाज़ पढ़ना शुरू की आज से कई साल पहले, तो उस वक्त मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, दीगर कुछ और उलमा इकराम को और मौलाना तारिक जमील साहब को मैं बड़ी बाकायदगी से सुनता था और मैंने इन सब लोगों से, उलमा इकराम से कुछ ना कुछ सीखा। लिहाजा इन सब का बड़ा एहतराम मेरे दिल के अंदर मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं इंजीनियर साहब के अंदर कुछ चीज़ों की तब्दीली देख रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ। अब मेरे बारे में भी उन्होंने 2-4 बातें की और 2-3 बातें ऐसी थी मेरे बारे में जहाँ मुझे लगा कि शायद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या जो फैक्ट उन्होंने बयान किया वो वैसे नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, मैंने उनसे क्योंकि सीखा है तो एक एहतराम है। अगर उनके बयान करने में कोई चीज़ मेरे हवाले से गलत भी बयान हो गई है तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जो उन्होंने किया, उन्होंने पूरे के पूरे एक पाकिस्तान की आवाम के एक बड़े हिस्से के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया इंजीनियर साहब ने। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनके सामने रखनी पड़ेंगी। एक फील्ड उनकी है जहाँ पे उनके पास नॉलेज है, वहाँ हम उन्हें चैलेंज नहीं करते। लेकिन ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फील्ड है या पाकिस्तान की सियादत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की फील्ड है, यहाँ पे बयानात देना तो बड़ा आसान है लेकिन इसको इन डेप्थ जानना बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं बतौर जर्नलिस्ट काम करता रहा हूँ, इन लोगों के साथ राब्ते में कल भी था और आज भी अगर मुझे खबरें मिलेंगी तो राब्ते में रहूँगा। लेकिन ये जो इंजीनियर साहब का नॉलेज है ये बहुत महदूद है और जो बातें उन्होंने की है ये इंतहाई ख़तरनाक है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंजीनियर साहब के लिए भी। वो इसलिए कि जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, जो अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वाली थी, उन्हें मायूसी हुई ये स्टेटमेंट सुनने के बाद और उन्होंने हैरत का इजहार किया कि ऐ की हो गया इंजीनियर साहब नू, या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं ये, हम तो इन्हें सुनते हैं। तो इंजीनियर साहब अपनी हैसियत और अपनी जो वक़्त है या लोगों के दिल में जो उनका एहतराम है, एक और नुक्ता नज़र से उसको डैमेज कर रहे हैं बदकिस्मती से। तो नाज़रीन शुरू करते हैं कि इंजीनियर साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। तो इंजीनियर साहब आपने फरमाया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने इस्तेमाल की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। फिर आपने TTP से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दिया अपने स्टेटमेंट में। फिर आपने कहा कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है, तहरीक इंसाफ को आपने ये कहा कि, और ये कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान का नज़रियाती कत्ल कर रहे हैं फ़ौज पर तनकीद करके, ये नज़रियाती दहशतगर्दी है, आपने ये भी करार दिया। फिर आपने कहा ये फ़ौज पर बतौर इदारा एक हमला हो रहा है, यानी पूरे इदारे के ऊपर ये अटैक है। फिर आपने इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है, ये भी आपने कहा। फिर आपने फितना कत्ल से बड़ा जुर्म आपने कहा करार दिया, कुरान पाक में वाकई है। और आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके लोगों को फितना करार दे दिया। अब इसके बाद आपने कहा कि ये सारी सियासी बातें करने के बाद आपने कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है, इसलिए मैं इस लेवल पर नहीं उतरता। यानी आप कुछ और भी बताना चाह रहे थे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बदतरीन जमात आपने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपने कहा कि तलबा इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं। हिटलर से आपने इमरान खान साहब को तशबीह दी और फिर आपने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 टुकड़े हो चुके हैं और मज़ीद टुकड़े भी होंगे, ये आपने पेशन गोई की। इसके अलावा आपने कहा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगें। अब ज़रा ये जो आपका स्टेटमेंट है इंजीनियर साहब, इसकी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, डिजिटल दहशतगर्दी। ये टर्म आपने कहाँ से सुनी? ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बोलते हैं, या ये टर्म जो है वो मरियम नवाज बोलती हैं, या ये टर्म जो है PMLN के लोग ज़्यादातर बोलते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है डिजिटल दहशतगर्दी, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतारफ़ करवाई थी, इसको आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। आपने बयानिया अपनाया एक मखसूस सिमत का, जिनको 17 सीटें मिली हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, PMLN और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फिर आपने TTP से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंसानों का कत्लेआम करते हैं और PTI एक सियासी जमात है, उन्होंने किसी एक का भी कत्ल नहीं किया, वो सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। और अगर जमहूरियत है इस मुल्क में तो सबको अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। देखें, इमरान खान साहब ने बार बार कहा, अभी जो उन्होंने खतूत लिखे हैं आप उनको पढ़ लें, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो तो फ़ौज को ओन कर रहे हैं। ये जो तनकीद होती है, मैं करूँ, इमरान खान करें, या बाकी जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नहीं है। फ़ौज को तो हम अपना पेट काट के पालते हैं। फ़ौज जो है वो तो हम अपना खून पसीना एक करके फ़ौज के लिए बजट इकट्ठा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मजबूत फ़ौज हो। ये पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। मामला फ़ौज का नहीं है, मामला ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो गलत पॉलिसियां हैं उनकी वजह से फ़ौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। माजी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। जब याया खान था सदर तो उस वक्त भी कई मौलवी साथ खड़े हो गए थे याया खान के, और वो उस वक्त कह रहे थे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा वो फितना है, फितने को कुचल दिया जाए। फितना कुचलते कुचलते मुल्क के 2 टुकड़े करवा लिए थे, अच्छी तरह याद है। जो लोग उस दौर में ज़िंदा थे उनसे आप पूछ लें, नहीं तो उस दौर की किताबें उठाकर आप पढ़ लें। तो अब ज़रा क्लैरिटी के साथ आ जाएं कि इमरान खान तो कहते हैं कि फ़ौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां हैं जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, उनकी वजह से अवाम में और फ़ौज में दूरियां पैदा हो रही हैं। और अपने तीनों खतूत में इमरान खान साहब ने इख्तिताम में बताया कि फ़ौज ये सियासी कार्रवाइयां बंद कर दे, वरना ये दूरियां ख़त्म नहीं होंगी। और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में है कि फ़ौज और अवाम के बीच में खलीज ख़त्म हो या कम हो। उसका फार्मूला भी वो बताते हैं कि ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं ये बंद कर दें। और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है, तो ये बंद कर देना। अब किसी दौर में तो बंद करना है, किसी ने तो आगे इसको रोकना है। तो आज इमरान खान उसको रोकने के लिए खड़ा है, कल कोई और खड़ा था, परसों कोई और खड़ा था, लेकिन जितनी शिद्दत और ताकत से इमरान खान खड़ा है ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सका। तो एक तो जो फ़ौज के ऊपर तनकीद, यानी पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल हो रहा है, जो फ़ौज पे तनकीद हो रही है, अभी पाकिस्तान के कौन खिलाफ है खुदा न खास्ता, और फ़ौज के ऊपर तो तनकीद हो नहीं रही है। तो फ़ौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसीज पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगमाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो अभी 26वीं तरमीम पास करवाई गई, जिस तरीके से करवाई गई, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा देता है अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फ़ौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फ़ौज पे हमला आवर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फ़ौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फ़ौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है। वो ये कहती है कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें, और वो तमाम काम जो माजी में आप करते रहे हैं और हम आंखें बंद करके यकीन करते रहे। इमरान खान का कसूर ये है कि ये वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियाँ साहब डील कर देते थे।
मियाँ साहब समझाने की कोशिश करते थे, लोग समझने लगते थे, मियाँ साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फर्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो ये फर्क है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आपसे ज़्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नज़दीक उसके दर्जात आपसे ज़्यादा बुलंद हो। तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या। आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी अपनी एक पॉलिटिकल राय हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि फितना करार दिया पूरी तरीके इंसाफ को। आपको पता है इन्हें पाकिस्तान में कितना वोट पड़ा है? इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, इनसे इनकी तमाम सहूलियात छीन ली, इन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। फिर भी अवाम की सबसे बड़ी तादाद ने करोड़ों की तादाद में निकलकर बदतरीन धांधली और फस्तायत और जुल्म और जबर के बावजूद निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने ठप्पे लगाए और इमरान खान के साथ खड़े हुए। आप अंदाजा कीजिए, यानी आप जिन्हें फितना करार दे रहे हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत है। इस तरह तो इंजीनियर साहब, बड़ी माजरत के साथ, आपको भी लोग फितना कहते हैं, तो आपका उसके ऊपर दिल नहीं दुखता, आपको तकलीफ नहीं होती जो आप इन्हें फितना करार दे रहे हैं? जब आईएसआई ने मुझे उठाया था, मेरे पे टॉर्चर कर रहे थे, तो मुझे कहते थे तुम फितना हो, और मुझे कहते थे तुम्हारा एक तरफ का बाजू और एक तरफ की टांग काट देंगे। मैं तो अपना काम कर रहा था। मैंने उन्हें कहा जी कोई इलीगल मैंने काम किया है, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम किया है, मुझे अदालत में पेश कर दें। उन्होंने कहा जी अदालतें तुम छूट जाते हो वहां से। तो भाई अदालतों से मैं इसलिए छूटता हूं ना कि आप साबित कुछ नहीं कर सकते। मैं जो बात करता हूं पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर करता हूं, उससे बाहर जाता नहीं हूं। या तो आप आइन और कानून को बदल दें, या फिर जो मैं बात कर रहा हूं मुझे करने दें। जबरी तौर पे लापता करके फितना करार दिया गया था, और वही काम आज आपने किया। पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, यानी आप पाकिस्तान के 80% लोग आज इमरान खान के साथ हैं, 70-80% कम से कम इतने होंगे, सर्वे करवा कर देख लें आप। तो इतने सारे लोगों की आपने इज्तिमाई तौहीन कर दी और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे फितना है। ये अफसोसनाक है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो बट्टा लगवा रहे हैं। और मैं एक बात अर्ज करूं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर साहब आप नहीं है, ये कोई और आपके अंदर बोल रहा है, या कोई मजबूरी आपके अंदर बोल रही है। आप ऐसे हो नहीं सकते। जिस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैं सुनता था चंद साल पहले तक, वो ऐसा था नहीं। मैं और बहुत सारे उलमा इकराम को भी, और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम को सुनता हूँ। मैं शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, कोई भी है, मैं सबको सुनता था। जिससे मुझे कोई अच्छी बात मिलती है, मैं उस अच्छी बात को अडॉप्ट करता हूँ। अब नाज़रीन, इस पर आपने ये भी कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है। सारी सियासत करने के बाद एंड में अगर आप ये कह दें और जान छुड़ाएं, तो मैं इंतहाई मादरत के साथ हाथ जोड़ के आपसे मादरत कर लेता हूं। तो सर ये मुनाफकत नहीं कहूंगा इसको मैं, तो और क्या कहूंगा? यानी आपने सारी सियासी बात करने के बाद एक पार्टी को फितना करार दे दिया, लताड़ के रख दिया, मुल्क दुश्मन करार दे दिया, उनको डिजिटल दहशतगर्द आपने उनको करार दे दिया, खवारिज से बदतरीन आपने उनको करार दे दिया, और एंड में कह रहे हैं मैं सियासी हुई नहीं, तो मैं तो इस पर बात ही नहीं करना चाहता। और अगर आपकी सियासी समझ बूझ ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इमरान खान से बेहतर है, तो सर अल्लाह का वास्ता आप सियासत पे बात ही ना किया करें। आप सिर्फ माशी आदादो शुमार उठा के देख लें, इमरान खान के दौर के और आज के उठा के देख लें। आप सिर्फ कारकर्दगी उठाकर देख लें। ऐसा नहीं है कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे नहीं था, इमरान खान भी था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने 1 दर्जन मरतबा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी लेकर आएंगे, हम मुल्क के अंदर जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजेंगे, इन्होंने 1 दर्जन मरतबा कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आप इन पे यकीन करने को तैयार हैं? और वो एक आदमी जिसने पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ झंडा बुलंद किया, और उससे 1 मरतबा यह गलती हुई कि उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और वहां भी उसको धोखा मिला, तो आज अगर वो आदमी खड़ा है तो आप 1 मरतबा उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है। इसका मतलब यह है कि आप मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं,
आपका मुस्लिम लीग नून से बहुत अच्छा ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून की वजह से आप एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को टो कर रहे हैं। यानी अब बहुत कुछ ऐसा हुआ है, यानी आप कह रहे हैं कि पीटीआई के 4 टुकड़े हो गए। कौन से टुकड़े हुए इंजीनियर साहब? आज भी इमरान खान जिस पे हाथ रखता है वो लीडर बन जाता है इस पार्टी में, जिससे हाथ उठाता है वो परवेज खटक और मरवत बन जाता है। आप अंदाजा कीजिए ना कहां खड़ी है मकबूलियत बाकियों की। जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुए वो सारे आज पूरा जोर लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं कि जैसे हमें इस पार्टी में से निकलवाया था वैसे ही हमें इस पार्टी में दोबारा दाखिल करवा दीजिए। वो बेचारे सारे कोशिश कर रहे हैं उस पार्टी में वापस आने के लिए। कौन से 4 टुकड़े हुए? कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जिसकी कोई जरा सी भी अहमियत या हैसियत मौजूद हो। इंतखाबी निशान छिनने के बावजूद वो आज दीवार की तरह, दीवार चीन की तरह आपके सामने खड़े। फिर आप माफी का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान से। यार आप उन जर्नैलों को क्यों नहीं कहते जिन्होंने 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया? आप उन्हें क्यों नहीं कहते माफी मांगे जिन्होंने 26 नवंबर को इंसानों का कत्लेआम किया, लाइटें बंद करके अंधाधुंध गोलियां चलाई, स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाई, लोगों को एहतजाज का हक नहीं दिया जिसको आईन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एहतजाज कर सकते हैं, उनको गोलियां मारी। 9 मई को वजीर आजम की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, साबिक वजीर आजम की, और उस गिरफ्तारी के बाद जो रद्द-ए-अमल आया फिर वहां भी लोगों को गोलियां मारी गई। उस पर तो आपने कभी नहीं कहा कि वो माफी मांगे। खवातीन की बेहुरमती पे आपने कभी कहा कि माफी मांगे? कभी पाकिस्तान 2 लख्त हुआ आपने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि माफी मांगे? वजीर आला को 2 दफा अगवा किया गया एक सूबे के, वो बेचारा बताता नहीं है अपनी इज्जत की खातिर, वहां तो आपने नहीं कहा कि माफी मांगे। काला तरीन कानून ये लेकर आ गए पीका के मामले के अंदर। मैं पहले इसके हक में था, आज भी हूं कि सख्त कवानीन बनने चाहिए, लेकिन भाई कोई अदालत तो हो ना जिसके अंदर आप जाएं बाद में। ये तो कानून बना ही नहीं, लाकानूनियत आ गई है, काला तरीन काम हो गया है। पहले आप बोलते थे जब पीटीआई के दौर में ये आ रहा था, आज आप उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। पार्लिमान पर हमला हुआ उसके ऊपर आप नहीं बोले। औरतों और बच्चों को अगवा किया गया इस मुल्क में एक आईनी तरमीम के लिए, वहां आपने माफी का नहीं कहा।